वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 10 आत्मकथा तथा अन्य गद्य विधाएँ, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं को हम देखने वाले हैं। और इसके प्रश्न जो यूजीसी नेट जून 2025 में आए हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए और हम देखने वाले हैं जो पैटर्न है वो क्या फॉलो हो रहे हैं इन सभी यूनिट से। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है इस यूनिट से, यूनिट 10 से, तो वह है विष्णु प्रभाकर द्वारा। अच्छा, इससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ये देखना कि कौन कौन से निबंध जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध कह रही हूँ मैं। यूनिट 10 है हमारा आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। ठीक है, इसके बाद महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दैया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर प्रसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा और अगे अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं वह हमारा लगा हुआ है यूनिट 10 में, जिसमें आत्मकथा जीवनी, व्यंग, यात्रा साहित्य और रेखा चित्र संस्मरण भी है। ठीक है, तो इन सभी विधाओं को हम एक एक जब रचनाओं को देखेंगे तब हम सभी विधाओं को देखेंगे कि कौन सी रचना जो है किस विधा से संबंधित है। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें तो विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा ये जो है वह हमारे यूनिट 10 में सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस से ही इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि अगर मैं रचनाओं को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो उससे प्रश्न होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल सिलेबस अगर जो असाइन किया गया है उससे ही प्रश्न बनते हैं। कुछ 1-2 प्रश्न अगर होंगे तो वो आधुनिक काल यानी यूनिट 2 जो आपका है, ठीक है, उससे अलग हो सकते हैं कुछ, क्योंकि वहाँ पे हमेशा हर बार आपको 2-3 प्रश्न जो हैं उस यूनिट से वो नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो इस प्रश्न का प्रारूप देख लेते हैं हम। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? पहला है यह शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी है। दूसरा है आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था। तीसरा है विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे। चौथा है पर्वों का नाम जो है वो क्रम है वो दिशा की खोज, दिशारा और दिशांत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो असत्य कथन है वह कौन सा है? चौथा। तो ये शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी और ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी है तो ये जो कथन है वह सत्य है। दूसरा है आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था, तो बिल्कुल इसका जो प्रकाशन है वह 1974 है। तीसरा है विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष लग गए थे, ये भी सही है। जब आप आवारा मसीहा की भूमिका पढ़ेंगे तो आपको यह जो प्रश्न है या जो कथन है यह आपको ज्ञात हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह गलत इस वजह से है क्योंकि दिशाहरा पहले है, दिशा की खोज बाद में है और दिशांत अंतिम है। ठीक है, तो ये क्रम होना चाहिए, दिशाहरा फिर दिशा की खोज और दिशांत। ठीक है, तो इस अनुरूप इसका क्रम होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें क्या है, आपको जब आप रचना पढ़ेंगे तो रचनाओं में भी आपको क्या देखना है, जो भूमिका है, यानी कि जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, जैसे अगर हम उपन्यास की बात कर रहे हैं या अन्य गद्य विधाओं की बात कर रहे हैं, यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 की भूमिकाओं को पढ़ना आपको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो जो रचनाएँ हैं वहाँ से हैं जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। वो भूमिकाओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऊपरी तौर पर जैसे प्रकाशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया, क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जितने भी सर्गों में अगर वो विभक्त है या फिर भाग है, खंड है, अगर इस अनुरूप अगर वो विभक्त हैं वो कोई रचना, तो वो भी आपको याद रखना है। खंडों का अगर कोई नाम है तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वहाँ डेप्थ जो चीज़ें हैं उसको पढ़ने से पहले आपको जो ऊपरी जो चीज़ें जानकारी हैं वो इकट्ठा करनी है। ठीक है, अगर हम यूनिट 10 की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं इससे संबंधित। यूनिट 10 से ही अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा एक तथ्य असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो कथन है इसमें से सिर्फ आपको असत्य ही ढूंढना है, तो आपको एटलीस्ट 3 जो जानकारी है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो अगर हम देखें तो ये भी रचना जो है यूनिट 10 से है। और ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। दूसरा है तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है।
तीसरा है पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से है, और चौथा जो है पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि दूसरा जो कथन है वह असत्य है। असत्य क्यों है? जो इसका जो नाम है भारतीय संस्कृति और यूरोप, जो यह चौथा अध्याय है, ठीक है। अगर हम तीसरे अध्याय की बात करें तो भारतीय संस्कृति और इस्लाम जो है वह हिंदू संस्कृति, तो वह हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, ठीक है। भारतीय संस्कृति नहीं, हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। और जो चौथा ऑप्शन है यानी चौथा अध्याय है वह भारतीय संस्कृति और यूरोप है। तो इस दृष्टि से ये जो तीसरा अध्याय जो नाम दिया हुआ था वह गलत है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने कहा कि अगर कोई रचना अध्यायों में विभक्त है तो अध्याय के नाम जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो संस्कृति के 4 अध्याय जो ये प्रश्न हैं, इसमें जो प्रश्न गलत हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अध्याय की वजह से गलत हुआ है। तो अगर आपको अध्याय की जानकारी होती तो आप इस प्रश्न को उत्तर जो है वो सही कर लेंगे, ठीक है। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्दैया आत्मकथा को तुलसीदाम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इन सभी रचनाओं को जब हम आत्मकथा, जीवनी तथा रेखा चित्र की बात करेंगे, अगर अन्य गद्य विधाओं की बात करें यूनिट 10 की, तो इसमें अगर कोई रचना उपशीर्षक में विभक्त है तो आपको उनका नाम याद रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तुलसीराम की जो आत्मकथा लगी है मुर्दैया, ये यूनिट 10 में लगी हुई हमारी रचना है। तो इसके जो उपशीर्षक है उसको क्रम में लगाना है। पहला है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, दूसरा है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, तीसरा है भूतनिया नागिन, चौथा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, और पांचवा है अकाल में अंधविश्वास। अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं, तो इस दृष्टि से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल हम इसका आंसर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी जो पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, ठीक है, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन हमारा दूसरा हो जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, अकाल में अंधविश्वास तीसरा हो जाएगा। चौथा जो है ऑप्शन वह है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। पांचवा की अगर हम बात करें तो भूतनिया नागिन जो है वह पांचवा हो जाएगा, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, और पांचवा है भूतनिया नागिन। तो ये इसका क्रम है, और जब आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो क्रम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यूनिट 10 से। अगला प्रश्न है इस यूनिट से, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मैच द कॉलम है। तो आप ये देखिएगा कि किसी न किसी जो यूनिट में ये वाला जो प्रश्न है, सूची वाला यानी मिलान करने वाला जो प्रश्न है, ये ज़रूर पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो कृति है एक तरफ से, दूसरी तरफ पंक्ति है। तो कृति में है आवारा मसीहा, दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरे है मुर्दैया, चौथा है एक कहानी है भी। तो अगर हम आवारा मसीहा की बात करें तो यह है विष्णु प्रभाकर की कृति है, और अगर क्या भूलूं क्या याद करूं की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन इसके रचनाकार हैं, और अगर हम मुर्दैया की बात करें तो यह तुलसीराम की रचना है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की रचना है। अगर हम पंक्ति की बात करें तो यहाँ पे है, जब मैं 3 साल का हुआ गाँव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही उसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। तीसरा है, बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा, शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। चौथा है, लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं, कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा गुमड़ा, अनुवादों के मामले में भी, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी आवारा मसीहा का जो अगर हम देखें जो इसकी पंक्ति है वह तीसरा है, यानी बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा, शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। तो यह आवारा मसीहा की पंक्ति है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या भूलूं क्या याद करूं, यह चौथा है, यानी इसकी जो अगर हम पंक्ति देखें तो वह है, लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्ष से ऊपर हो चुके। इतने दिनों में मैंने अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि कलाकार और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने
कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा गुमड़ा अनुवादों के मामले में भी, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है, क्या भूलूं क्या याद करूं से है। और अगर हम बात करें सी यानी मुर्दहिया की, तो मुर्दहिया की जो पंक्ति है वह है पहली, जब मैं 3 साल का हुआ गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। चौथा है एक कहानी यह भी, लेखन एक अनवरत यात्रा है। दूसरा, जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही उसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। तो ये थे जो, अगर हम देखें तो निबंध से जो प्रमुख पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं वह ज़्यादा जो है मात्रा में पूछी जा रही हैं, तो पंक्तियों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो व्यंग रचना से है। भोला राम का जीव, हरिशंकर प्रसाई की यह रचना है। इसमें पंक्ति है, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में चलता है, दफ्तरों में जाता है, देर लगती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोला राम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन है भोला राम का जीव और चपरासी, दूसरा है नारद और चपरासी, तीसरा है नारद और साहब, चौथा है भोला राम की पत्नी और साहब। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तीसरा, नारद और साहब के बीच में यह संवाद चल रहा है। तो आपने देखा जो यूनिट 10 से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस रूप में पूछे गए हैं, उसका प्रारूप क्या रहा है, यानी आपको जो है प्रमुख पंक्तियों को ध्यान देना है। संवाद किसके मध्य में हो रहा है, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो संवाद किसके मध्य हो रहा है ये आपको देखना है। अगर कोई रचना विभक्त हो रही है खंडों या उपशीर्षकों में, उसके उपशीर्षक का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये ज़्यादा जो अगर हम देखें तो ये ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उपशीर्षक से। और अगर हम बात करें भूमिकाओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप जब रचना को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसकी भूमिकाओं पर भी एक दृष्टि ज़रूर डालेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे।